आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास का लेसन 1 में पार्ट 2। जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा संसाधन नियोजन। संसाधनों को योजनाबद्ध तरीकों से अर्थात सोच समझकर उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब है कि संसाधनों को अगर हम किसी अपने मन से योजना करके या फिर उसको आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करेंगे ताकि भविष्य के लिए वो संसाधन रहे, तो उसे ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण। संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण अगर कहेगा तो इसका मतलब ही होता है बचाना। तो संसाधन का जो बेमतलब का उपयोग होता है उससे बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कथन हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह कथन किनका था? तो महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी ने संसाधन के बारे में कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो अभी हम लोग पढ़ें संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। नियोजन क्या कहा कि जब हम संसाधन का योजना करके उपयोग करते हैं, यानी कि जितना हो सकता है उतना ही उपयोग करते हैं, तो उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। और संरक्षण बताएं कि दुरुपयोग से संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला है प्रमुख सम्मेलन एवं आंदोलन, यानी सम्मेलन कौन कौन से हुए थे और आंदोलन कौन कौन से चलाए गए थे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विश्व शिखर सम्मेलन। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए 5 जून 1972 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसे विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। इस सम्मेलन के बाद ही पूरे विश्व में हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। इसका सम्मेलन सबसे पहले स्टॉकहोम में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी को। अब इसी तरह से एक था नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसके नेता थे मेघा पाटेकर। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से किनका संबंध है? संबंध पूछता है तो हम लोग याद रखेंगे मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन से किनका संबंध है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का। ये इसके नेता थे यानी नेतृत्वकर्ता थे। चिपको आंदोलन क्या था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल गांव में हुआ था, जहां अंगू के पेड़ को काटने से बचाया गया था। वहां की महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। इसे ही चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह सुमशेर की पुस्तक है जिसमें महात्मा गांधी जी के विचार हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? तो यह एक प्रकार का बुक है, एक प्रकार का बुक है जो सुमशेर की है और इसमें महात्मा गांधी जी के विचार लिखे हुए हैं। अब आइए जानते हैं क्लब ऑफ रोम जो कि 1968 ईस्वी की है, ये क्या है? तो यह डाकुओं की अर्थव्यवस्था है। क्लब ऑफ रोम डाकुओं की अर्थव्यवस्था है जिसमें संसाधन की अनियोजित दोहन के बारे में दिया गया है। अब पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जानेंगे कि कब हुआ, कहाँ हुआ। ये सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे, ऑप्शनल। सबसे पहला
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसका मुख्यालय या फिर कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनरो ब्राज़ील में हुआ था। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। यूएसए कहने का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर क्योटो सम्मेलन कब हुआ? तो 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। किसके लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। पूछता है सवाल कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ? तो क्योटो सम्मेलन। कब हुआ? 1997 में। अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो हर एक 5 साल के अंतराल पे हुआ है। सबसे पहला 1992, फिर 5 साल बढ़ाएंगे तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 और उसके बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002। सब 5 साल के अंतराल पे हुआ है। पहला पृथ्वी सम्मेलन का मुख्यालय ये इधर जो दिया हुआ है, ये मुख्यालय दिया हुआ है रियो डी जेनरो, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संसाधन के प्रकार की बात करें तो संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन के हम लोग ऐसे 3 प्रकार पढ़ते थे। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन और एक मानव संसाधन। इन तीनों के बारे में जानेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी, जल, हवा, सौर ऊर्जा। जो भी चीज़ अगर हमको प्रकृति से मिलती हो तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। इसमें किसके द्वारा बनाया गया हो? इसमें मानव के द्वारा निर्मित हो। जैसे हम ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन या फिर बेंच, कुर्सी, ये सब के सब बनाया गया है किसी मानव के द्वारा और वो हमारे लिए संसाधन का काम करते हैं, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और मानव संसाधन तो मानव खुद एक प्रकार का संसाधन है जो किसी दूसरे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि हम हैं और अपने किसी भी आदमी के या फिर अपने किसी भी परिवार के अगर काम आ रहे हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो हम भी एक मानव संसाधन कहलाएंगे। तो अब इसी में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन में मृदा के बारे में। प्राकृतिक संसाधन में किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मृदा कहने का मतलब हो गया कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। पहले मृदा क्या है? सॉइल। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कह रहा है कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात यह हमें प्रकृति से मिलती है। किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे में क्या क्या मिट्टी में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, खनिज पाया जाता है आदि। मृदा जीवों का आधार माना जाता है। मानव अपनी जीविका चलाने के लिए मृदा पर आश्रित होते हैं। कहने का मतलब है कि जो मृदा है वह हमारे लिए भी हमारे जीने का आधार है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन तभी प्राप्त होगा जब खेती होगी, खेती हो या कृषि हो। और खेती और कृषि के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता है, यानी कि मृदा की आवश्यकता है। तो मृदा हम सजीवों के लिए आधार के रूप में माना जाता है। हम अपनी जीविका चलाने के लिए मृदा पर
पूरी तरह से आश्रित होते हैं। अब हम जानते हैं कि जिस मिट्टी पर हम लोग आश्रित हैं उसका निर्माण कैसे होता है। आखिर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसके क्या क्या कारक हैं। तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा जैविक एवं अजैव पदार्थों को भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा अपघटित होने से मृदा का निर्माण होता है। यानी मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, या फिर कोई भी जीव जंतु हो या फिर निर्जीव जंतु हो, तो वो सभी के भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा जब वो अपघटित होते हैं तो आपस में मिट्टी में ही मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो मिट्टी निर्माण के कारक यानी कि उसमें लगने वाले क्या क्या पदार्थ थे जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो चट्टान टूटने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। इसके मिट्टी के निर्माण में जलवायु का भी महत्वपूर्ण योगदान है, तापमान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जितना अधिक तापमान होगा उतना जल्दी भी कोई भी जीव जंतु अपघटित होंगे। कब? जीव जंतु को हमको करना है अपघटित, यानी गल जाना है, पूरा गला कर को मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए यह डायलॉग दिया गया है कि हमारा शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी इसमें जन्मे हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो हमारे मिट्टी के निर्माण में जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान है, तापमान का भी योगदान है। वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधों से भी मिट्टी का निर्माण होता है। समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी तुरंत नहीं बनता है, इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और प्रेशर जहाँ तापमान होगा वहाँ प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, जलवायु है तो उस पर दाब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 6 कारकों के द्वारा ही मिट्टी का निर्माण हो पाता है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव याद करेंगे कि मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। ये स्टार पॉइंट याद रखेंगे। अब मृदा के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? 6 प्रकार की मिट्टी। कौन कौन से हैं? भारत में कुल 6 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, चौथा मरुस्थलीय मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, और छठा लैटेराइट मिट्टी। यही 6 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, किसे कहते हैं। जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी जलोढ़ कहने का मतलब ही हो गया, देखिए जलोढ़ में एक जल छिपा हुआ है, यानी जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, यानी यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है, यानी सबसे खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी का? तो जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा बहकर आई हुई है। इसमें कौन कौन से प्रमुख फसल होते हैं? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना। इन चारों के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी की 2 प्रकार होते हैं। अगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नवीन जलोढ़ और दूसरा पुरानी जलोढ़।
यानी नया जलोढ़ मिट्टी और दूसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नया जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम है बांगर। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा। अब इसमें ये भी सवाल पूछ सकता है कि मृदा अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान कीजिए कहिए या सामाजिक विज्ञान कहिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे काली मिट्टी के बारे में कि काली मिट्टी क्या है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है? तो ज्वालामुखी से होता है। इसका रंग काला होता है, किसके कारण होता है? तो एल्यूमिनियम टिटेनेफिरस और मैग्नेटाइट या फिर एल्यूमिनियम और आयरन यौगिकों के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यानी क से काली और क से कपास। यह कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसके बारे में लिखना रहेगा तो ये 3-4 पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। पूछता है कि रेगुर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसका विस्तार है महाराष्ट्र में, गुजरात में। यह मृदा सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करती है। कहने का मतलब हो गया कि यह मिट्टी जो है ये ज़्यादातर जल को सोखती है, यानी जल को ऑब्जर्व करती है। अगला है लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी। तो लाल मृदा का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। यह मृदा फसल के लिए बहुत उपयोगी नहीं मानी जाती है, परंतु यह खनन की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी अगर हम जमीन को खोदते हैं तो उसके लिए यह मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी जो है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे अगर हम लोग हीरा बोरिंग के आप लोग करवा दे होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे हीरा बोरिंग। हीरा बोरिंग में क्या होता है कि जब भी नीचे जाता है, पूरा खुदाई करवाते हैं, तो वहाँ से हमें पीली मिट्टी मिलती है, पीली मिट्टी, और तभी खुदाई पूरा बढ़िया से हो पाती है और पानी भी निकलने का चांस बनता है, जिसको हम लोग भिक्स मिट्टी भी कहते हैं। तो यही है लाल या पीली मिट्टी, इसी को कहते हैं। लाल मृदा से हमें धात्विक पदार्थों की प्राप्ति होती है। लाल मिट्टी जो निकलती है उससे हमें धातु वाले पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं चौथा नंबर पे जो है हमारा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण निच्छालन विधि द्वारा होता है। किसका? तो लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग भी हल्का लाल होता है। लाल होता है मगर ये हल्का होता है। इस मृदा में मसाले तथा काजू की खेती की जाती है। यानी लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो मसाले तथा काजू की। इसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इसलिए इसमें हल्का रंग भी पाया जाता है। किसके कारण से? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। इस मृदा में मोटे अनाज बोले तो ज्वार, बाजरा, रागी भी उगाए जाते हैं। यह मसालों के लिए ज़्यादातर सर्वोत्तम उपजाऊ मानी जाती है। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, जो मरुस्थल में पाए जाते हो। मरुस्थल जैसे राजस्थान वाले हिस्सा में। यह शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान या गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में।
इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसलिए यह उपजाऊ मिट्टी नहीं मानी जाती है। यह कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ कटीले वृक्ष की खेती हो सकती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, तो खेती नहीं होता है, सिर्फ वो उग जाता है। छठा नंबर पे हमको पढ़ना है पर्वतीय मृदा, जो पर्वत पे पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में है। जहाँ ज़्यादा पहाड़ी इलाका है वहीं मिट्टी पाई जाती है। यह बहुत ही कमज़ोर मिट्टी होती है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ शंकुधारी या कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय मृदा में शंकुधारी वृक्ष पाया जाएगा या कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं।